नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्ज़ाम में कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इस एग्ज़ाम को CSAT भी कहते हैं, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रीलिम एग्ज़ाम का डेट है 28 मई 2023 और मेन एग्ज़ाम इसके बाद होगा 15 सितंबर 2023 को। इसका ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का 2 घंटे प्रति पेपर, यानी हर पेपर 2-2 घंटे का होगा। एग्ज़ाम में यूपीएससी एग्ज़ाम में कट ऑफ यूजुअली रहता है 90 से 95 के बीच में। ये ज़रूरी नहीं है, किसी बार ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा नंबर लाएं ताकि हम क्वालिफाई कर सकें। यूजुअली ऐसा होता है कि करीब 12,000 लोग जो है क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारा टारगेट है कि हम 12,000 वाले सक्सेसफुल कैंडिडेट में हमारा नाम आए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में कैसे तैयारी की जाए। तो ये पेपर जो है 200 नंबर का होता है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, फिर है जनरल साइंस। अब इस टॉपिक्स को कवर करने के लिए एनसीईआरटी की किताबें सबसे अच्छी रहती हैं। वैसे तो 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ लें तो बहुत नॉलेज आ सकती है, पर 8वीं से लेकर अगर 12वीं तक सब किताबों को अगर हम हर सब्जेक्ट में पढ़ पाएँ तो उसमें हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज आएगी। क्योंकि ज़्यादातर होता ऐसा है कि एनसीईआरटी के किताब से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी के अलावा हमें जो बहुत ही स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं, अच्छे रिकमेंड करते हैं हमारे टीचर्स हर सब्जेक्ट के लिए, तो उनको भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उनको पढ़ें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। तो अभी ये था जनरल पेपर 1 के लिए। अब जो है जनरल स्टडीज़ का पेपर जो 2 है, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें 200 नंबर का होता है। ये जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, क्लास 10 के लेवल का होता है ये, डाटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10 लेवल का होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो प्रीलिम एग्ज़ाम का एक पार्ट है। इसमें ऐसा है कि ये जो टेस्ट कराया जाता है ये है टू असेस पर्सनस एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड रिटन इंफॉर्मेशन क्विकली। यानी जो भी कैंडिडेट है उनको पढ़ने का और कॉम्प्रिहेंड करने का रिटन इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको कैसे वो पढ़ते हैं, उस पर क्या समझते हैं और उसके हिसाब से कैसे सवालों का जवाब देते हैं, इसके बारे में ये टेस्ट रहता है। और ये टेस्ट में आपको जल्दी से जल्दी सवाल इसको करने कोशिश करना ये है कि हर सवाल को हम जितनी जल्दी कर सकें उतना अच्छा, क्योंकि टाइम की लिमिट होती है, इसीलिए हर सवाल को जल्दी जल्दी करना ज़रूरी है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन का सब्जेक्ट है ये आपको याद होगा कि आप जब छोटे थे हर करीब हर क्लास में आपको कॉम्प्रिहेंशन का
क्वेश्चन आता था, उसमें एक टॉपिक, एक पैराग्राफ दे दिया जाता था और उसमें से आपको पढ़ के उससे क्वेश्चन दिए जाते थे और उसको जवाब देना होता था। सेम इसी टाइप से यहाँ इसमें भी है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको पढ़ के आपको सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। तो जो पैसेज आपको मिलेगा उसको बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ना आपको, और एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है जब तक पूरी तरह समझे नहीं, और उसके बाद जो उसके बेसिस पे जो आपको सवाल दिए गए हैं उसका जवाब आपने देना है। तो ये भी है कि जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो उसी पैसेज से ताल्लुक़ रखते हुए आएंगे, इसलिए आपको पैसेज को बहुत बारीकी से पढ़ना है और उसको समझना है। इसमें ये होता है कि ये जो पैसेज दिए जाते हैं ये सभी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने वाले बहुत, कोई हिस्ट्री का है, कोई ज्योग्राफी का, कोई साइंस का, कोई टेक्नोलॉजी का, तो इसमें लिए जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है उसी हिसाब से एडजस्ट करके एक ऐसा पेपर बनाया जाता है जो सबकी अच्छी तरह समझ में आ जाए, सिंपल हो, और उस बेसिस पे जो उसका सवाल दिया जाता है। इसमें आपको ये हमेशा सोचते रहना है कि ये सवाल जो आएंगे वो आसान ही होंगे और मैं आराम से कर पाऊँगा। अगर आपने ये पहले सोच लिया कि नहीं बड़ा मुश्किल सवाल आएगा, तो आपका जो माइंड है वो 100% जो है वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। अगर आप परेशान रहेंगे, टेंस हो जाएंगे, तो आपको 60 से 70% ही आपका माइंड आपको सॉल्यूशन दे पाएगा, और आपको सॉल्यूशन पाने में देरी भी हो सकती है और गलती भी हो सकती है। इसलिए आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है और एकदम ये सोचना है कि मैं सब साल का जवाब दूंगा और दे सकता हूँ। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कुछ फ्री वेबसाइट्स भी हैं जो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मदद करती हैं। तो उसकी एक लिस्ट है, जैसे एक है रीड वर्क्स, दूसरा है ईस्ट ऑफ वेब, तीसरा है यूजिंग english.com, उसके बाद है सुपर टीचर वर्कशीट्स, फिर इंग्लिश मेवन, फिर अगला है इंग्लिश एफ और everyone.org, एक है readtheory.org। तो ये सब कुछ वेबसाइट है जिसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकती है देखने से, कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट को अच्छा करने में आपको मदद मिलेगी। इसके बाद अगला टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल जो है ये आपको सॉफ्ट स्किल या पीपल स्किल के नाम से भी जाना जाता है, और ये जैसे आप किस तरह से दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करेंगे और उसे डील करेंगे और उससे आप बेटर रिजल्ट पा सकते हैं, इसके सिलसिले में ही ये सब्जेक्ट है। तो ये इसलिए लिया जा रहा है कि इससे पता लगता है कि आप में कितना इंटरपर्सनल स्किल है और आप भी लोगों से कैसे काम ले सकते हैं, उनके साथ कैसे आपका व्यवहार रह सकता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो बेसिक इंटरपर्सनल स्किल जो है वो इस तरह से, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, असर्टिवनेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये कुछ बातें हैं जो इंटरपर्सनल स्किल में आपको ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपको मिलेंगे वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमरेसी, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, रिमाइंडर्स, exponent of factorials, decimal base to binary conversion, simplification and approximation, factorization, LCM and LCF, HCF, divisibility rules, surds, fractions, polynomials, unit digit calculation,
लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें आपको ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस के सवाल होंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मिसलेनियस पजल्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जनरल मेंटल एबिलिटी में आपको रहेगा एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सर्ट्स, इंडिसेस, लॉगरिथम्स, प्रोग्रेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, बार, कॉलम, ग्राफ्स, टेबल्स, पाई चार्ट्स, डाटा सफिशिएंसी। इन सब के बारे में आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। इनके कुछ सवाल अगर आप कर लेंगे तो इसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि कोई सवाल इसमें से भी कुछ सवाल आ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस में आपको रहेगा कि आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, किस तरह से सवाल आपके पास आते हैं और सवाल को किस तरह से आप उसको एनालाइज करते हैं और उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसके बारे में डिसीजन में क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो इसमें आपको सबसे पहले होगा कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इशू क्या है, उसके बाद उसमें देखना पड़ेगा कि उसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और क्या सॉल्यूशंस ऐसे उसमें जो कि ठीक नहीं है, ये भी आपको इकट्ठा करना है। सबको इकट्ठा करके फिर आपको बेस्ट सॉल्यूशन उसमें से निकाल के और वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। उसके बाद फिर इन टॉपिक के ऊपर आपने पढ़ना है। और उसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी। ये जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिक रीजनिंग एंड वर्बल स्टोरिंग। मैं रिपीट करता हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिक रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। तो ये आपको इसके ऊपर काम करना है। अब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ ये क्या क्या हैं? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, इंडक्टिव रीजनिंग, नंबर फैसिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, एसोसिएटिव मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड। अब बेसिक न्यूमेरेसी क्या है, उसमें आपको पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। HCF, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड वेन डायग्राम। तो ये सब टॉपिक के ऊपर भी आपको कुछ सवाल करते रहना है और तैयारी करना है। अब अगला है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये है, इस पे आपको ये रहेगा कि आपको जो आप डाटा इकट्ठा करेंगे, कोई भी डाटा, तो वो डाटा कैसा इकट्ठा करेंगे, उसमें आप कैसे उसको एनालाइज करेंगे और उसको एनालाइज करने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, इसके बारे में जो है ये रहेगा। यानी इट इज़ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस आउट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। The collection may be presented in various forms like bar graphs, line charts and tabular form and other similar forms, and hence needs an interpretation of some kind. Types of data interpretation includes bar graph, line graph, histogram, heat maps, table scatter plots and pie charts. तो ये आपको इसके बारे में भी स्टडी करना है, इसके भी कुछ सवाल आते हैं। तो डाटा एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन जो है टेस्ट, इसमें आपको डिसीजन लेने में किस तरह से आप कितनी स्पीड से काम कर सकते हैं, कितनी स्पीड से आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो उसमें फोकस रहेगा। यानी डाटा इंटरप्रिटेशन टेस्ट द क्वेश्चन विथ योर स्पीड, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंड एनालाइजिंग डाटा। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स फ्रॉम विच यू विल हैव टू एनालाइज डाटा। यानी आपको ग्राफ, चार्ट्स और टेबल दिए जाएंगे, उस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो आपको सवाल करने पड़ेंगे उस टेबल, चार्ट और ग्राफ को देखकर।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इस पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब पुराने डाटा ने हमें दिखाया है कि एनवायरनमेंट के ऊपर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है क्वेश्चन, ये पिछले कुछ सालों से बढ़ते जा रहे हैं, यानी इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा आ रहा है। वैसे तो लोग हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ये सब तो पढ़ते ही थे, पर अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट पे थोड़ा फोकस ज़्यादा है, और ये समझिए कि दे आर हिडन जेम्स, और ये आपके नंबर को काफ़ी बूस्ट दे सकते हैं। अभी पिछले 2 सालों में इनका वेटेज काफ़ी बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जैसे इनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसका मतलब कि वो 30 नंबर इसके अंदर आप ले सकते हैं। अगर आपने अच्छा किया, 30 में से आपने मान लिए 12-14 नंबर भी ले लिया, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं आगे। अब इसमें कैसे तैयारी किया जाए, तो इसमें आपका फोकस देना है नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन, लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स, डिफेंस सेक्टर, स्पेस, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद आपको बायोलॉजी पे फोकस करना है, बायोटेक्नोलॉजी में फोकस करना है, और फिर हेल्थ सेक्टर में भी आपको देखना है, और कौन बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए कुछ सालों में, इसके बारे में जानकारी रखनी है। नोबेल प्राइज़ विनर कौन रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 के बारे में कुछ सवाल ज़रूर आएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल में ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा है, और कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं, उनके इफ़ेक्ट क्या हैं, उनका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में भी कुछ सवाल ज़रूर आ सकते हैं। एनवायरनमेंट सेक्टर में आपको जो है पॉल्यूशन के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के, तो आजकल जैसे आप देखिए हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी है, एल्गी बेस्ड एनर्जी है, उसके बाद आप फूड ग्रेन से एनर्जी बना रहे हैं, बायोफ्यूल्स, उसके बारे में, और भी नई नई टेक्निक्स जो आ रही हैं उसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आपको नॉलेज बढ़ाना, क्योंकि इसमें भी काफ़ी नंबर होते हैं, तो इसमें भी आपको स्टडी करना है। इसमें रिवर्स के बारे में स्टडी कीजिए, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्केसिटी क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, उसको कैसे दूर करने के क्या सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, तो ये सब जो है रहेंगे इशू। अभी उसमें एक और बड़ा फैक्टर है कि लास्ट ईयर के पेपर आप ज़रूर देखें, 2-3 साल के पेपर जो देखें, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि लास्ट ईयर के कुछ पेपर से कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो ये मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाएं और प्रिपरेशन करें। अगर आपने ऐसा किया तो इसमें कोई शक नहीं कि आप कामयाब होंगे और ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसी तरह मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। अब मेंस के पेपर के बारे में बताऊँगा, अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊँगा, और आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।